सभी लोगों को नमस्कार। इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, सो डेट द बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक डिफाइंड ऑन आर एस्ट्रिक, मतलब जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो आर एस्ट्रिक है, मतलब सेट आर है और ऑपरेटर एस्ट्रिक है। और इस एस्ट्रिक को डिफाइन किया गया है, किस तरीके से काम कर रहा है, इसका व्यवहार क्या है, इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये एक्स एस्ट्रिक वाई इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई में जो मैक्सिमम होगा वो बाहर आ जाएगा। जहाँ पे एक्स वाई जो है इसी आर के अंदर का एलिमेंट है, ये अंडरस्टूड है, आर के अंदर से एलिमेंट लिया गया है, भले नहीं लिखा गया है लेकिन वो अंडरस्टूड है कि एक्स वाई आर के अंदर का एलिमेंट है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको देखना है कि होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आप एसोसिएटिव का जो रूल होता है, एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड इज इक्वल टू एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड, पहले में एक्स वाई एक ब्रैकेट में है और दूसरे वाले में वाई जेड एक ब्रैकेट में है, तो दोनों को अगर इक्वल हम प्रूव कर देंगे तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो अगर आप पहले इसको होल्ड, इस ऑपरेशन मतलब इस चीज़ को सॉल्व करने चलेंगे, तो एक्स एस्ट्रिक वाई चूँकि ब्रैकेट में है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैक्स ऑफ एक्स वाई में से कोई एक बाहर आएगा। और अब इस मैक्स ऑफ एक्स वाई जो है कोई एक बाहर आएगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हो सकता है एक्स हो सकता है वाई हो, चूँकि ये पता नहीं है, लेकिन आप इस वैल्यू को, कोई एक वैल्यू होगी ये, तो इस वैल्यू को आप जैसे ये मैक्स ऑफ एक्स वाई लिखा गया उसी तरीके से लिख दीजिए। अब दूसरा जब एस्ट्रिक आपका सॉल्व होगा, ये दूसरा एस्ट्रिक, तो मैक्स ऑफ एक्स वाई मतलब ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करिए। तो इसको एज इट यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, मैक्स ऑफ एक्स वाई, भले देखने में आपको मैक्स ऑफ एक्स वाई लग रहा है लेकिन वो एक एलिमेंट है। और ये कॉमा लगा के जेड लिख दीजिए दूसरा नंबर। अब इसमें से अब ये दोनों जब एक साथ होंगे तो क्या डिसीजन निकलेगा, मान लीजिए मैक्स ऑफ एक्स वाई में से एक्स मैक्सिमम है, तो एक्स और जेड में कंपेयर होगा। अब मान लीजिए जेड बड़ा है तो जेड बाहर आ जाएगा। अब वो चीज़ अगर आप एक साथ भी लिख देते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए अगर एक्स वाई जेड को आप 3 4 5 सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये मैक्स ऑफ एक्स वाई जेड में से कौन बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा। अब यहाँ पे रख के देखिए, मैक्स ऑफ एक्स वाई पे आपका 3 4 रखा जाएगा, तो मैक्स ऑफ एक्स वाई में कौन बाहर आएगा, 4। अब फिर 4 और जेड, 4 और 5 कंपेयर होगा तो कौन अल्टीमेटली बाहर आएगा, 5 आएगा। तो एक फंक्शन है और उस फंक्शन में जो मैक्सिमम होता है उसी को बाहर कर देता है। तो ये एक साथ लिख दिया गया, मैक्स ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह से जब आर एच एस आप सॉल्व करेंगे इसी का, एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक जेड इन ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होती है तो मैक्स ऑफ वाई जेड हो गया ये। अब ये मैक्स ऑफ वाई जेड एक सिंगल एलिमेंट है, वो अब वो उसको एज एन एलिमेंट ट्रीट करिए जो मैं घेर रहा हूँ। तो मैक्स ऑफ वाई जेड और ये एक्स, इन दोनों में कंपेयर होगा, और कंपेयर होने के बाद अल्टीमेटली कोई एक एक्स वाई जेड में से कोई एक बाहर आएगा जो मैक्सिमम होगा। तो आप इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों चीज़ क्या है, इक्वल हैं, दोनों चीज़ इक्वल है, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, सो इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए, एस्ट्रिक ऑपरेशन है लेकिन एस्ट्रिक को डिफाइन किया गया है किस तरीके से, एक्स टू दी पावर वाई, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो बेस हो जाता है, राइट ऑपरेंड आपका एक्सपोनेंट हो जाता है। तो अगर आप एलएचएस ऑफ जो एसोसिएटिव लॉ का है उसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एक्स पावर वाई हो जाएगा, और फिर इस एस्ट्रिक को जब सॉल्व करने जाएंगे तो एक्स पावर वाई ये आपका बेस की तरह से काम करेगा और जेड एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो पावर पे पावर आप जानते ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसी नाते एक्स पावर वाई जेड हो गया। इसी तरह से आरएचएस जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए वाई एस्ट्रिक जेड, वाई एस्ट्रिक जेड वाई पे पावर जेड हो जाएगा, और ये एक्स के एक्सपोनेंट की तरह से काम करेगा। तो एक्स पे पावर वाई पे पावर जेड है, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, ये एक्सपोनेंट है पूरा वाई पावर जेड। जैसे सपोज डेट अगर 2 पे पावर 3 पे पावर 2 आप लिखिए तो ये आता है 2 पे पावर 9, लेकिन अगर आप लिखते हैं 2 पे पावर 3 और उसको फिर ब्रैकेट इनक्लोज करते हैं तो ये 2 पे पावर 6 आता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से इसमें तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, बट इसमें एसोसिएटिव लॉ नहीं होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, अक्सर कुछ ना कुछ इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें जिसके अंदर जो सेट यूज हुआ है वो यूनिटी यानी कि 1 का क्यूब रूट है। यूनिटी या 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है,
और जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें ये देखना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता ही नहीं करता है, और साथ में इनवर्स लॉ होल्ड करता ही नहीं करता। यानी कि आगे चल के जब आप पढ़ेंगे पांचों लॉ होल्ड कर रहा है, यानी कि अबेलियन ग्रुप भी है। तो इसको यहाँ पे देखिए कंपोजिट, चूंकि जब भी आपको ऐसा दिखे कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर बहुत कम है, 3 है, 4 है, 5 है, अब ये नहीं कि 10 है, 10 होगा तो आप कंपोजिट टेबल आपका बहुत बड़ा बनेगा, तो उसको जनरल मेथड से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर। या जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं तो जनरलाइज मेथड सॉल्व होता है, कंपोजिट टेबल से नहीं सॉल्व होगा। तो या कंपोजिट टेबल में भी आपको जनरलाइजेशन भाषा यूज़ करना पड़ेगा। तो जब जनरलाइजेशन भाषा ही यूज़ करना है तो क्या जरूरत है कंपोजिट टेबल बनाने की। तो यहाँ पे फिलहाल 3 ही एलिमेंट है, इस वजह से हम कंपोजिट टेबल बना रहे हैं। अब देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हेड कॉलम हेडर की जगह पे लिस्ट कर दिया, और रो हेडर की जगह पे भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिस्ट कर दिया। अब आप देखिए इसका ऑपरेशन जब करेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 1 होगा। यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 1 ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ओमेगा इंटू 1 करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। लेकिन जब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, सो वहाँ पे 1 लिखा गया है। ऐसे आप तीसरा रो भी कंप्यूट कर लीजिए। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों होल्ड होती, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया भी था, क्योंकि यहाँ पे जितनी एंट्री हुई हैं सब इसी सेट से संबंधित है, कहीं से बाहर का एलिमेंट कोई नहीं है, सो इट होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ की जहाँ तक बात है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक कंपोजिट टेबल को देख के आप नहीं बता सकते हैं, कंपोजिट टेबल देख के बता, आपको कंपोजिट टेबल 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जैसे ये लिखा गया है, यहाँ पे 3 ऑपरेंड का मल्टीप्लाई होता है, तो एक ऑपरेंड इधर से मिल जाता है, एक ऑपरेंड इधर से मिल जाता है, नहीं तीसरा कहाँ से मिलेगा, जब तक 3D स्ट्रक्चर या 3D टेबल नहीं बनाएंगे नहीं होगा। सो यहाँ पे आप एनालिसिस करके एसोसिएटिव लॉ नहीं बता सकते हैं। तो वैसे भी एसोसिएटिव लॉ आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ हर नंबर पे होल्ड करता है, जो कि मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी होल्ड करता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही डिवीजन जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में फिर डिवीजन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर हो गया और इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर आपका बहुत सारे उसमें डिवाइड हो सकता है, जैसे आपका मान लीजिए इंटीजर हो गया और फ्रैक्शनल हो गया, और इमेजिनरी नंबर का खेल तो यहीं खत्म हो गया। इमेजिनरी और इंटीजर और फ्रैक्शनल, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रल मतलब सिर्फ जीरो है। इन दोनों को मिला लेते हैं तो यही आपका होल नंबर का सेट हो जाता है। आई प्लस को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सब ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन आपको मेन समझाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेल होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो आप एक कमेंट सिंपल लिख दीजिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड ऑन एक्स ऑन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करता है तो सारे नंबर पे भी होल्ड करेगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा ये सब जो यूज हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे कमेंट एक लिख देंगे, वो काम चल जाएगा। कम्यूटेटिव लॉ की जहाँ तक बात है, आप देखिए ये कम्यूटेटिव लॉ आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये आपका कोइंसाइड कर रहा है इससे। अगर ऐसा होता फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम दोनों अगर एक जैसा दिख रहा है तो मतलब ये हुआ कि आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने का चांस होता है, लेकिन सारे देखने पड़ेंगे। R2 जो है C2 की तरह से है, R3 आपका C3 की तरह से है। अगर R1 C1 को कोइंसाइड कर रहा है, R2 C2 को कोइंसाइड कर रहा है, R3 C3 कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। बाकी आप सिमेट्रिसिटी से भी देख सकते हैं। सिमेट्रिसिटी मतलब ये जैसे ओमेगा ओमेगा मैच कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर मैच कर रहा है, 1 1 मैच कर रहा है, ऐसे भी देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था, लेकिन उससे आसान यही है कि आप देखिए रो नंबर 1 इज इक्वल टू कॉलम नंबर 1। फिर आप देखिए रो नंबर 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 लिखा, तो यहाँ पे भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 लिखा है। फिर ऐसे रो नंबर 3 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा लिखा है, तो यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा लिखा है। तो सो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। आइडेंटिटी लॉ की जहाँ तक बात है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर कोई कॉलम या रो हो जिसमें आपके जो वैल्यूज़ हों, जैसे कॉलम अगर आप देख रहे हैं तो रो हेडर के एकदम आइडेंटिकल हो,
तो रो हेडर के आइडेंटिकल यहाँ पे देखिए 1 1 ओमेगा 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 स्क्वायर, या फिर आप यहाँ से भी देखेंगे तो ये कॉलम हेडर से एकदम आइडेंटिकल होगा। तो ऐसा अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसके सामने दिख रहा है वही आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। जहाँ तक इन्वर्स लॉ की बात है कि इन्वर्स लॉ होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप हर रो या रो कहे देख लीजिए या कॉलम देख लीजिए, हर रो में वो दोनों एक ही बात है। तो रो के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेकंड रो के भी अंदर है, और थर्ड रो के अंदर भी है। तो अगर हर रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है, या कॉलम में भी देखेंगे तो भी कॉलम के अंदर दिख रहा है, सारे कॉलम के अंदर। तो अब अगर रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट, हर रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इन्वर्स लॉ होल्ड कर रहा है। लेकिन 1 का इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होगा। ओमेगा का इन्वर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। मतलब ओमेगा से जाएंगे, 1 जहाँ दिखेगा वहीं टर्न कर जाएंगे, ऊपर जो देखेंगे ओमेगा स्क्वायर दिख जाएगा आपको, ऐसे ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट है, सो इट होल्ड ऑल द प्रॉपर्टी लिस्टेड इन क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, एक और एग्जाम्पल की, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्मल एडिटिव नेचर का ऑपरेशन होते भी है, नॉर्मल एडिशन नहीं है। नेचर एडिशन है, लेकिन नेचर एडिटिव है, लेकिन एडिशन एग्जैक्ट एडिशन नहीं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि क्वेश्चन पहले देखते हैं, क्वेश्चन आपका ऊपर है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सेट ऑफ इंटीजर है और वहाँ पे एस्ट्रिक का ऑपरेशन है, और कैसा वो एस्ट्रिक बिहेव करता है उसके बारे में यहाँ क्लू दिया गया है, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। जब भी आपको इस तरह का मतलब ऑपरेटर के व्यवहार को केवल दिया गया हो, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी को कैलकुलेशन के मेथड से ही प्रूव करना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये केवल याद रखिए, ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 दिया गया है, और यहाँ पे अब आप देखिए कैसे कैसे प्रूव किया गया, वो चीज़ हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन दिया गया था ए प्लस बी प्लस 1। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। अब ए बी अगर इंटीजर है, आप सोचिए, दिमाग लगाइए, ए बी अगर इंटीजर है तो क्या ए प्लस बी इंटीजर होगा नहीं होगा? होगा ही। और उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे तो इंटीजर मिलेगा नहीं मिलेगा? इंटीजर ही रहेगा। इसलिए अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी प्लस 1 बिलोंग्स टू आल्सो जेड। तो कमेंट रूप में लिखने ये आपको आना चाहिए, इसी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी प्लस 1 आल्सो बिलोंग्स टू जेड। यानी कि जो ऑपरेंड है वो अगर इंटीजर है तो रिजल्ट भी आपका इंटीजर ही है, सो इट होल्ड क्लोजर लॉ। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजर के बाद जो प्रॉपर्टी है उसका सब सीक्वेंस आप याद रखिए। क्लोजर के बाद एसोसिएटिव के बाद हम कम्यूटेटिव की बात करते हैं, कम्यूटेटिव के बाद आप इन्वर्स की बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं, आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले हम एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ प्रूव करते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में देखिए LHS आपका ये होगा, RHS आप बना दीजिएगा। जैसे ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी अगर आप लेके चल रहे हैं LHS, तो इसको किसी भी तरीके से आप ये प्रूव करके दिखा दीजिए। सॉरी, हमने लिया है ए एस्ट्रिक बी को पहले ब्रैकेट में ले लिया है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। तो यानी कि लास्ट में आपको दिखाना रहेगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, ये ला के दिखाना रहेगा। तो इसको लेके चलते हैं और ये ला के दिखा देते हैं। तो बहुत सिंपल है, ए एस्ट्रिक बी को पहले सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा, और फिर एस्ट्रिक सॉल्व करेंगे तो ये एक ऑपरेंड है, इसमें सी जुड़ेगा प्लस 1 और जुड़ जाएगा, तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। अब आप इसके बाद देखिए ए प्लस 1 और को एक साथ कर दीजिए, और बी प्लस सी प्लस 1 को एक साथ कर दीजिए, क्योंकि हमें बी एस्ट्रिक सी बनाना है। तो बी, ये जो बी प्लस सी प्लस 1 है, बी एस्ट्रिक सी हो जाएगा। और ये देखिए दोनों ऑपरेंड हो गए, ए हो गया, बी एस्ट्रिक सी हो गया, और 1 भी आपका बचा हुआ है, तो दिस एस्ट्रिक दिस हो जाएगा। तो इस वजह से आपका LHS से RHS आ गया। सो इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। जहाँ तक कम्यूटेटिव लॉ की बात है, तो ए एस्ट्रिक बी इक्वल टू आपका ए प्लस बी प्लस 1 होता है,
अब इसमें क्या करिए कि इसको आराम से क्रम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन है। नॉर्मल एडिशन वेल नोन है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। जैसे ही आपको नॉर्मल ऑपरेटर मिला, ये आपका नॉर्मल या यूजुअल ऑपरेटर नहीं था, तब तक आपको संदेह था, पता नहीं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपको नॉर्मल ऑपरेटर एडिशन दिखा, आप जो है वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ कर सकते हैं, यानी कि बी और ए को सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं। तो बी प्लस ए प्लस 1 कर दिए तो ये बी एस्ट्रिक ए हो गया, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ का। इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि ई एक एलिमेंट है। अभी ई को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, बस हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट है, कहीं पे भी होगा, सेट में है कि नहीं, हमें अल्टीमेटली यही प्रूव करना रहता है कि वो सेट में है, क्योंकि व्यवहार तो हम लेके चलते हैं, व्यवहार ए एस्ट्रिक ई मतलब ए आना चाहिए। अब हमको प्रूफ क्या करना रहता है कि जो भी एक कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो एलिमेंट हमारा इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इंटीजर के सेट पे बेस्ड ऑन दिया गया था। तो कैलकुलेट करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। अब जैसे मान लीजिए, सिंपल हम आपको बता रहे हैं कि आप नेचुरल नंबर का सेट लीजिए, प्लस ऑपरेशन लीजिए और कहिए कि 5 में क्या ऐड किया जाए कि 5 ही आए, तो आप x इज इक्वल टू 0 पाते हैं। लेकिन जीरो तो मिला आपको, कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू तो कैलकुलेट करने पे मिलेगी, क्योंकि व्यवहार आपने बता दिया है। अब लेकिन समस्या क्या था कि 0 हमारे इस सेट में है कि नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि 0 नहीं है, 0 इस सेट के अंदर नहीं है। यही अगर होल नंबर का सेट कर देते, होल नंबर का सेट लेते और कहते कि 5 में क्या ऐड किया जाए कि 0 आए, तो अगेन आपको 5 x इक्वल टू आपको 5 आए, तो x इक्वल टू अगेन आपको 0 मिल रहा। अब लेकिन यहाँ पे अंतर क्या हो गया कि ये 0 हमारे होल नंबर के सेट के अंदर है। तो कैलकुलेट करने पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा मिलेगी, ये ध्यान रखिए। कैलकुलेट करने पे हमेशा कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमको मेन चीज़ क्या करना रहता है कि जो वैल्यू मिली है उसको देखना रहता है कि हमारे सेट में है कि नहीं है। यह चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए, व्यवहार को हमने जो बिहेवियर होता है उसको ले लिया। अब इसको जब एस्ट्रिक ऑपरेटर को सॉल्व किया तो ये हुआ और ई इक्वल टू -1 आया। इट इज़ वेल नोन -1 इज आल्सो एन इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं कहा, इंटीजर कहा है। पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल सब ले सकते हैं। तो इसका मतलब इनवर्स लॉ आइडेंटिटी लॉ हमारा होल्ड कर रहा है। अब बात करते हैं इनवर्स लॉ की। तो इनवर्स लॉ में देखिए ए एस्ट्रिक ए इनवर्स, अब मान लिया गया है कि ए का एक एलिमेंट हमारे एक एलिमेंट है। अभी ये भी नहीं डिक्लेयर करेंगे कि ए इनवर्स हमारा जेड के अंदर है, क्योंकि यही बात हमको प्रूफ करना रहता है। जैसे यहाँ पे अभी आपने किया है कि ई को थोड़ी सपोज किया गया है कि इंटीजर के अंदर है, ये खाली व्यवहार को, बिहेवियर को उसको लेके साथ चला गया, जो कि व्यवहार यही बता रहा है ए एस्ट्रिक ई इक्वल टू ए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी एक एलिमेंट ए इनवर्स आपने ले लिया और कतई ये नहीं लिखना है कि जेड के अंदर है, जैसे यहाँ नहीं लिखा गया है, इसमें नहीं लिखा गया था कि ई जेड के अंदर है। तो ए एस्ट्रिक ए इनवर्स इक्वल टू ई केवल उसके बिहेवियर को साथ लेके चल रहे हैं। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस ए इनवर्स 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 - ए, यानी कि माइनस बाहर 2 + ए आ जाएगा। और अगर ए आपका इंटीजर है, ए तो हमारा पहले से ही जेड के अंदर से लिया गया था, तो ए इंटीजर है तो 2 + ए भी इंटीजर होगा और उसका निगेटिव भी इंटीजर होगा। तो इसका मतलब कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस नाते हमारा इन्वर्स लॉ यहाँ पे होल्ड हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।